हेलो स्टूडेंट्स, हम लास्ट टर्न पे कार्ब आयंस के बारे में पढ़ रहे थे। रिएक्शन मैकेनिज़्म हमारा यूनिट 1 चल रहा है। आज हम कार्ब आयन का क्लासिफिकेशन देखेंगे। कार्ब आयंस को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक शॉर्ट लिव्ड और अनस्टेबल कार्ब आयन और दूसरा स्टेबल कार्ब आयन। इन कार्ब आयनों का लाइफ टाइम बहुत कम होता है, बहुत रिएक्टिव होते हैं। ऐसे कार्ब आयन माइनस प्रभाव वाले समूह जैसे साइनाइड, नाइट्रो, कार्बोनिल आदि उपस्थित हों तो उनका स्थायित्व बढ़ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर RCH C डबल बॉन्ड OR, तो ये नेगेटिव चार्ज कार्ब आयन के स्थायित्व को बढ़ाता है, कम करता है। दूसरा है स्थायी कार्ब आयन। ये कार्ब आयन स्थायी होते हैं तथा अनुनाद द्वारा इनका स्थायित्व प्राप्त होता है इनको। एग्जाम्पल एलिल कार्ब आयन, जैसे ये एलिल कार्ब आयन है, इसकी दो अनुनादी संरचनाएं होती हैं, तो अनुनादी संरचनाएं इसके स्थायित्व को बताती हैं। बेंजिल कार्ब आयन भी अनुनाद द्वारा स्थायी होते हैं। ये हमने नेगेटिव चार्ज, हमारा ये कार्ब आयन है, अब ये नेगेटिव चार्ज रिंग पर पूरे जगह घूमता है तो ये इतनी संरचनाएं बनाता है, अनुनादी संरचनाएं। और हम जानते हैं कि जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होती हैं आयन उतना ही अधिक स्थायी होता है, तो ये स्थायी कार्ब आयन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कार्बोनियम आयन इतने अधिक स्थायी होते हैं कि वो ठोस स्थायी लवण की तरह मिल जाते हैं, जैसे ये ट्राइफेनाइल मेथाइल पोटेशियम है या साइक्लोपेंटाडाइनिल पोटेशियम है। ये अपने आप में कार्बोनियम आयन है, लेकिन स्थायी इतने हैं कि ये कार्बोनियम की तरह ही प्रकृति में मिल जाते हैं। कुछ कार्ब आयनों का जो स्टेबिलिटी है उसका सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है। फेनिल, साइक्लोप्रोपिल, मेथिल, एथिल, आइसोप्रोपिल, टर्शरी ब्यूटाइल और साइक्लोब्यूटाइल। इसमें सबसे ज़्यादा फेनिल स्थायी है और सबसे कम साइक्लोब्यूटाइल स्थायी है। ये इनका स्थायित्व का क्रम है। अब हम देखेंगे कार्ब आयन बनाते कैसे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्ब आयन। यहाँ हम देखते हैं कार्ब आयन बहुत सी अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनता है। पहला हम देख रहे हैं एडिशन रिएक्शन। कार्ब आयन बहुत सी योगात्मक अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। एग्जाम्पल एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, इन सब अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्ब आयन बनते हैं। दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में भी, जैसे वुड्स रिएक्शन में राइमर, ट्रिमर, हेलोफॉर्म अभिक्रिया में भी मध्यवर्ती के रूप में कार्ब आयन बनते हैं। तीसरा है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। रीअरेंजमेंट रिएक्शन जैसे विटिंग रिएक्शन में भी कार्ब आयन मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती के रूप में कार्ब आयन बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इंटरमीडिएट है वो है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक वो प्रजाति है जिस पर एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। यह सहसंयोजक बंध के सममाक्ष विखंडन द्वारा बनता है। यह अनुचंबकीय होता है, उदासीन होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु sp3 संकरित होती है, जिसकी ज्योमेट्री पिरामिडीय होती है। ये पिरामिडीय ज्योमेट्री इसकी होती है। परंतु संक्रमण अवस्था में कार्बन की संकरण अवस्था, जैसे ये संक्रमण अवस्था है, यहाँ पर कार्बन की संकरित अवस्था sp2 होती है, जिसकी ज्यामितीय त्रिकोणीय होती है। तो ये मुक्त मूलक जो कि एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के साथ होते हैं, इनको बनाने की विधियाँ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। यहाँ हम देखते हैं सहसंयोजक बंध के तापीय प्रकाशीय विदलन से फ्री रेडिकल बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन का हम अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में जब सममाक्ष विखंडन होता है तो ये क्लोराइड मुक्त मूलक प्राप्त होता है हमको। एसीटोन का पराबैंगनी प्रकाश की किरणों में एसिटिल और मिथाइल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। एसीटोन का ही बहुत अधिक उच्च ताप पर गर्म करने पर भी हमको बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ बेंजोइल एसीटोन मुक्त मूलक हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम
प्रकाश या ताप की उपस्थिति में क्लीवेज के द्वारा मुक्त मूलक प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि गोम्बर्ग विधि। जब ट्राइफेनिल मेथिल क्लोराइड को बेंजीन विलयन में पारे या चांदी के साथ कमरे के ताप पर कई दिनों तक हिलाने पर ट्राइफेनिल मेथिल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ट्राइफेनिल है, सिल्वर क्लोराइड निकलकर ट्राइफेनिल मुक्त मूलक हमारे को प्राप्त होता है। किसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के विद्युत अपघटन द्वारा भी हमको मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। जैसे एनोड पर RCOO मिला, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये मुक्त मूलक बनाता है जो बाद में R मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार हम मुक्त मूलक का प्रिपरेशन करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम है टर्शरी सबसे अधिक स्थायी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और सबसे कम स्थायी मिथाइल मुक्त मूलक होते हैं। मुक्त मूलक के स्थायित्व में भी अति संयुग्मन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अति संयुग्मन संरचनाएं जितनी ज़्यादा होती है मुक्त मूलक उतना ही अधिक स्थायी होता है। जैसे टर्शरी एल्किल ग्रुप में अति संयुग्मन संरचना द्वितीय से अधिक, द्वितीयक में प्राथमिक से अधिक और प्राथमिक में मिथाइल से अधिक अति संयुग्मित संरचनाएं होती है, इसलिए इनका स्थायित्व का क्रम ये होता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये टर्शरी ब्यूटिल है, तो इसमें 9 हाइड्रोजन है, जैसा कि पहले भी अपन को बताया था। तो इतनी हाइड्रोजन्स होने से इतने अनुनादी संरचनाएं बनती है। यहाँ पर हम पर 6 हाइड्रोजन्स हैं। सेकेंडरी में, प्राइमरी में हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स होती हैं, तो 3 अति संयुग्मित संरचनाएं बनती हैं। इस प्रकार अति संयुग्मित संरचनाओं की संख्या के आधार पर इनका स्थायित्व बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि तृतीयक मुक्त मूलकों के स्थायित्व त्रिविम कारक से भी प्रभावित होता है। जब आइसोब्यूटेन में तृतीयक मुक्त मूलक बनता है तो मिथाइल समूहों के बीच प्रतिकर्षण कम हो जाने से बंध कोण 109 से बढ़कर 120 हो जाता है। ये भी स्थायित्व को बढ़ाते हैं। ऐसे मुक्त मूलक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्विबंध के साथ संयुग्मन की स्थिति में हो तो भी मुक्त मूलक का स्थायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि अनुनाद से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है। एलिल मुक्त मूलक की अनुनादी संरचनाएं, बेंजीन मुक्त मूलक की अनुनादी संरचनाएं। इस प्रकार मुक्त मूलकों के अपेक्षित स्थायित्व का क्रम बेंजील मुक्त मूलक, एलिल मुक्त मूलक, 3 डिग्री एल्काइल मुक्त मूलक, 2 डिग्री एल्काइल मुक्त मूलक, 1 डिग्री एल्काइल मुक्त मूलक मतलब प्राथमिक मुक्त मूलक, और मिथाइल मुक्त मूलक। इस क्रम में मुक्त मूलकों का स्थायित्व पाया जाता है। अगला जो हमारा मध्यवर्ती है वो है कार्बीन। कार्बीन क्या प्रजाति है? जिसमें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो, ये उदासीन प्रजाति कार्बीन है। यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये CH2 विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बीन कहलाता है। कार्बीन में 2 सिग्मा बंध होते हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन पर सेक्शेट होता है और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है। ये भी 2 प्रकार का होता है, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में क्या होता है कि दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत होने से इस कार्बीन का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। इस एकक कार्बीन को sp2 संकरण होता है तथा इसकी ज्यामिति कोणीय होती है। उसके बाद है ट्रिपलेट कार्बीन। इस कार्बीन में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग कक्षकों में उपस्थित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का चक्रण पैरेलल होने से इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ कम हो जाता है। इस कार्बीन को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इसका चुंबकीय आघूर्ण 3 ऊर्जा स्तरों में विभक्त हो जाता है, अतः इसे त्रिकक कार्बीन भी कहा जाता है। इसका संकरण sp संकरण होता है और ज्यामिति इसकी रेखीय होती है। एकक और त्रिकक, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन दोनों ही बहुत हाईली एक्टिव होते हैं। इन त्रिकक कार्बीन का स्थायित्व एकक कार्बीन से अधिक होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में उपस्थित होने से इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण से एकक कार्बीन की ऊर्जा बढ़ जाती है, वो अस्थायी हो जाता है, और त्रिकक कार्बीन के इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कक्षकों में उपस्थित होने से प्रतिकर्षण नहीं होता है। अतः स्थायित्व जो है
वो त्रिकक कार्बीन का एकक कार्बीन से अधिक होता है। नेक्स्ट है कार्बीन बनाने की विधियाँ, प्रिपरेशंस ऑफ कार्बीन्स। डायज़ोमीथेन का अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में नाइट्रोजन निकल के कार्बीन बनता है। कीटोन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कार्बीन बनता है। क्लोरोफॉर्म पर क्षार की अभिक्रिया से डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण बनता है। साइक्लिक एलिमिनेशन से भी अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में कार्बीन का निर्माण होता है। कार्बीन की अभिक्रियाएं, कार्बीन की विभिन्न अभिक्रियाएं निम्न हैं। पहला, ओलिफिन्स का एडिशन ऑफ ओलिफिन, CH2 एथीन पर कार्बीन जुड़ने से ओलिफिनो जो है साइक्लोप्रोपेन बनता है। सिग्मा बंध में इंसर्शन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बढ़ जाएगा तो ये चार बॉन्ड वाला यौगिक बच जाएगा। यह अभिक्रिया में कार्बीन जो है मध्यवर्ती के रूप में बनता है। इसके बाद है राइमर टीमर रिएक्शन। राइमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है, फिनोल को, जब किसी फिनोल की क्षारीय क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में क्रिया सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाती है। इससे क्या है, फिनोलिक एल्डिहाइड हमको मिलता है। इसका मैकेनिज्म इस प्रकार से है कि फिनोल जो है वो क्षार के साथ उपस्थित होकर CCl3 देती है और CCl3 CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन में बदलती है और ये डाइक्लोरोकार्बीन जो है बेंजीन पर, ये जो बेंजीन के अपने फिनोल के जो अपने स्ट्रक्चर है उसमें से हाइड्रोजन निकलकर जो ये अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, इस पर ये डाइक्लोरोकार्बीन जुड़ती है और ये डाइक्लोरोकार्बीन आगे आपको फिनोलिक एल्डिहाइड बनाकर देती है। ये CH2Cl बनता है, उसके बाद CH2ClOH की उपस्थिति में CHO एल्डिहाइड बनता है। ये है राइमर टीमर रिएक्शन। यहाँ पर फिनोल की क्षारीय क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराने पर फिनोलिक एल्डिहाइड हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हाफमैन कार्बल अमीन रिएक्शन। यहाँ पर हम देखते हैं हाफमैन कार्बल अमीन रिएक्शन में प्राथमिक अमीन की अभिक्रिया क्षारीय क्लोरोफॉर्म के साथ, ये अमीन है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्षार है, एल्किल आइसोसाइनेट का निर्माण होता है। इसका मैकेनिज्म इस तरह से है कि यहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म से कार्बीन बनता है और ये कार्बीन अमीन पे क्रिया करके कार्बिल अमीन बनाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये एक तरह का मध्यवर्ती है कार्बीन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और ये विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार देता है। इनका स्थायित्व भी हमने यहाँ पर बताया। इसके बाद अगला जो हमारा मध्यवर्ती है वो है नाइट्रीन, जिसे हम इमिडोजन भी कहते हैं। नाइट्रोजन तथा नाइट्रीन एक उदासीन प्रजाति है जिसका कि केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर सिग्मा बंध और 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं केंद्रीय नाइट्रोजन परमाणु पर एक सिग्मा बंध और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। नाइट्रीन नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का षष्ठक उपस्थित होता है, अतः इलेक्ट्रॉन न्यून प्रजाति है। नाइट्रीन भी 2 रूप में पाया जाता है, सिंगलेट और ट्रिपलेट के रूप में पाया जाता है। अब आज हम या नाइट्रीन का टॉपिक यहीं तक ही पढ़ेंगे और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या देखा, आज हमने मध्यवर्ती के रूप में कार्बेनायन का क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद हमने दूसरा मध्यवर्ती मुक्त मूलक देखा। मुक्त मूलक के बारे में, उसको बनाने की विधियाँ और उसके स्थायित्व को देखा। मुक्त मूलक के बाद हमने कार्बीन को देखा। कार्बीन कितने प्रकार के होते हैं, कार्बीन के बनाने की क्या विधि होती है, कार्बीन की अभिक्रिया क्या है और कार्बीन के स्थायित्व को देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नाइट्रीन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक प्रकार का मध्यवर्ती है।